सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर एमपीपीएससी ने आज ही मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। याद रहे, ये जो वैकेंसी है ये केवल और केवल एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है। एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारे पास में, लर्नर सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, कई सारे कैंडिडेट्स ने प्रॉपर तरीके से शेयर किया था, तो उससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो उसकी लिंक बल्कि नीचे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 5 जुलाई 2024 और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 अगस्त 2024, ठीक है। तो इनके बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। प्रयास करें आप एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म को फिल कर लें, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। और फॉर्म में जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करने की डेट है वो है 12 अगस्त। तो एज एल एज पॉसिबल फॉर्म को आप प्रॉपर तरीके से सबमिट कर दीजिएगा, बिकॉज कई बार दिक्कतें ये होती हैं कि फॉर्म नहीं पहुंच पाता, आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पाते आयोग के कार्यालय में, और वो भी आपके कैंडिडेचर कैंसिल होने की एक बड़ी वजह बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, तो ये आप देखेंगे ऑलरेडी नोटिफिकेशन में तो मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास एमबीबीएस या उसके इक्विवेलेंट डिग्री तो चलो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लिखी है, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग कभी कभी गाइडेंस देते हैं कि नहीं नहीं आपका नहीं भी है तो अप्लाई कर सकते हो, बाद में आप जमा कर सकते हो सिलेक्शन के बाद। ऐसा कतई नहीं है। आपके कैंडिडेचर कैंसिल होने की बड़ी वजह ही बनेगी आपके पास प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी आपके पास टाइम है, चूंकि जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन ले लें। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा नियम चीज़ें बताई गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज हैं 690। इसमें मेजर वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब की हैं, अनरिजर्व्ड की 96 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट की 57 है, ओबीसी की 96 हैं, ईडब्ल्यूएस की 61 हैं, एसटी की शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये 380 वैकेंसी हैं। तो कुल 690 वैकेंसी हैं। इसमें भी ओबीसी के लिए थोड़ा सा नुकसान है, बिकॉज 13% सीटें होल्ड रहेंगी उनके लिए। तो यहाँ पे ओबीसी के लिए 50 सीटें ही यहाँ पे रहेंगी, है ना, फिलहाल के लिए। बाद में वो तो काल्पनिक सीटें हैं, वो तो बाद में जब भरा जाएगा तब उसको देखा जाएगा, है ना। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ पदों के विवरण में लिखा होता है, पद की स्थिति में अस्थायी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लोग कहना ये कि क्या ये टेम्पररी वैकेंसी है कि बाद में हमें निकाल दिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। आपको 3 साल के बाद नियमितीकरण किया जाता है तो वो फिर हो जाता है, तो सभी परमानेंट ही वैकेंसी है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑलरेडी कॉमन है, इसे बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। रोजगार पंजीयन का जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोजगार पंजीयन के बारे में क्या है। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। यदि आपका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। और साथ में लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन के जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कई सारी चीज़ें और भी लिखी हैं जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने 3 साल कर दिया था, 2 साल है, 2 साल है, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और बाद में यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जीवित संतान के लिए ज़रूर यहाँ पे है कि आपके पास 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है। हाँ, ये है कि अंतिम जो तो चाइल्ड जुड़वा है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। नाउ यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें, यहाँ पे एज लिमिट तो आपने देख लिया 40 ईयर्स है। बाकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं उनको 5 साल का रिलेक्शन मिलता है। रिजर्व के लिए 40 साल है, बाकी SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का रिलेक्शन है, ठीक है, मूवमेंट के लिए भी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे लिखा है, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अधिकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक वर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एमबीबीएस के मार्क्स हैं वो यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। जो आपके एमबीबीएस के परसेंटेज हैं उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पिछली बार तो बहुत वैकेंसीज थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए थे, लेकिन इस बार दिक्कत होगी, इस बार कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपके एमबीबीएस के परसेंटेज महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी साक्षात्कार 100 नंबर का होगा। इसमें अनरिजर्व के लिए 41% लाना होगा, बाकी SC ST OBC EWS
इन सब के लिए दिव्यांगजन के लिए 31% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो ये कंडीशन भी लिखी है। लेकिन ये भी लिखा है कि आपके रिटर्न के एग्ज़ाम भी कराए जा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में एमपीपीएससी प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करेगा कि योजना परीक्षा कैसे कराएंगे हम लोग, पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ, रिटर्न एग्जाम यदि होता है तो उस कंडीशन में केवल 3 गुना कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो उस कंडीशन में 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बाकी चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं, तो इसके बारे में मैं विशेष तौर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, है ना। आप लोगों के पास यदि कोई डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लर्न विद मेडिकल ऑफिसर, वहाँ भी आके आप डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे कि आपका रिजॉल्व किया जाए, है ना। तो फिलहाल डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग से फिर। हाँ, फीस की बात करें, फीस ज़रूर है, 500 रुपये अनरिजर्व के लिए है। बाकी SC ST OBC EWS के लिए 250 रुपये है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।